आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हमने अभी तक गाउस का नियम पढ़ा और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इसमें हम ये ज्ञात करेंगे कि गाउस के नियम की सहायता से अलग अलग प्रकार की सतह के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी और उसका मान कितना होगा। तो पहली हमारी आकृति है, यदि आवेश एक रेखा के रूप में वितरित हो, मतलब जैसे हम मान लें कि एक तार है और वो आवेशित है। ये मान लीजिए कोई तार है और इसको हम आवेश दे दें तो आवेश का वितरण किस प्रकार का हो गया, एक रेखा की दिशा में हो गया। तो रैखिक आवेश वितरण या उसको हम आवेशित तार भी कह सकते हैं। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें इस आवेशित तार के कारण से ये तीव्रता ज्ञात करनी है कि इसके कारण से तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, इस दिशा में होगी, इस दिशा में, किस दिशा में होगी और उसका मान कितना होगा। तो हम सबसे पहले हम इसमें ई की दिशा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ई का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि दिशा कैसे ज्ञात होगी। तो हमने एक आवेशित तार लिया जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई का तार माना। इस पर यह हमने एक अनंत लंबाई का तार लिया और इस पर आवेश दिया हुआ है हमने, तो वो आवेश इसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाएगा। मान लिया कि उसकी एकांक लंबाई पर आवेश का मान है लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया, आवेश घनत्व। यदि आवेश लंबाई के रूप में फैलता है तो उसका जो आवेश घनत्व होता है उसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और लैम्डा क्या होगा, यदि हमने उसको क्यू आवेश दिया है और एल उसकी तार की लंबाई है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होगा। तो यहां पर क्या हो गया, एकांक लंबाई पर आवेश का मान, एकांक लंबाई पर आवेश का मान है लैम्डा। तार पर हमने दो अल्पांश मान लिए, ये एक फर्स्ट अल्पांश, इसमें छोटा सा टुकड़ा मान लिया और ये भी एक छोटा सा टुकड़ा है। तो ये दो अल्पांश हमने लिए, फर्स्ट और सेकंड, ये ए पोजीशन पे है और ये बी पोजीशन पे है। इन दोनों अल्पांशों के कारण किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो ये हमने तार के पास में एक P बिंदु लिया, तो इस अल्पांश के कारण से तीव्रता की दिशा होगी ये वाली, DE1 नाम दे दिया हमने, और इस अल्पांश के कारण से तीव्रता की दिशा होगी ये, इसे हमने नाम दे दिया DE2। तो DE1 और DE2 दोनों हमने ये तीव्रताएं दिखा दी। इस प्रकार के इस पर बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं तो उनकी भी दिशाएं अलग अलग होंगी, तो हमने केवल ये दो अल्पांश दिखाए। अब होगा क्या कि दोनों अल्पांश हैं, ये P बिंदु जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे है, इसलिए दूरियां भी बराबर हैं, अल्पांश भी दोनों बराबर हैं, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने इसको एक बार तो DE1 और DE2 दिखा दिया, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, परिमाण है, वो दोनों बराबर होंगे। दिशाएं इनकी अलग अलग हैं लेकिन इनके परिमाण आपस में बराबर होंगे। तो DE1 का परिमाण DE2 के परिमाण के बराबर ले लिया। अब यदि हम इसकी दिशा बताना चाहें तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसकी दिशा अलग है। यहाँ पे कोई अल्पांश होता तो उसकी दिशा अलग होती, तो हम इसकी दिशा नहीं बता पाएंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों अल्पांश, ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आई हैं हमारे पास अल्पांशों के कारण, इसे हम घटकों में विभाजित कर लेंगे। तो इसे क्षैतिज घटक की तरफ विभाजित करेंगे और लंबवत दिशा की तरफ। तो DE का क्षैतिज दिशा में घटक, अब हम इसे DE1 2 ना लेकर के DE दिखा देते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इसका यदि हम इस तरफ घटक ज्ञात करें तो क्या आएगा, DE cos थीटा, और लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करेंगे तो आएगा DE sin थीटा। ऐसे ही इस DE का जब थीटा की तरफ घटक ज्ञात करेंगे तो आएगा DE cos थीटा, और दूसरी तरफ जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ घटक ज्ञात करेंगे तो आएगा DE sin थीटा। तो इस तरह से हमारे पास क्षैतिज घटक तो आ गए, क्षैतिज घटक हमारे पास आ गए DE cos थीटा और DE cos थीटा, जो कि दोनों ही एक ही दिशा में हैं। और लंबवत दिशा में हमारे पास घटक आ गए, ऊर्ध्वाधर घटक हमारे पास आ गए DE sin थीटा और DE sin थीटा, जो कि जिसमें से एक तो है ऊपर की ओर और दूसरे की दिशा है नीचे की ओर। तो दोनों विपरीत दिशा में हैं, हमें मालूम है कि दोनों विपरीत दिशा में। परिमाण दोनों के बराबर हम पहले ही ले चुके, साइन थीटा दोनों पहले ही बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं।
जबकि डी cos थीटा और डी cos थीटा दोनों आपस में बराबर हैं और इनकी दिशाएं भी बराबर हो गई, इसलिए ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब ये वाले घटक कैंसिल हो गए, ये जुड़ गए आपस में। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में कहाँ पे है? केवल इसी दिशा में। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है तार की लंबाई की लंबवत दिशा। तो हमें ये मालूम चल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी लंबाई की लंबवत दिशा में होती है। ये हमारा रिजल्ट आ गया कि स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबवत दिशा में होती है। तो हमने सबसे पहले इसमें ज्ञात किया कि आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है। अब हम इस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए हमने फिर से वही तार लिया जिसकी लंबाई अनंत है। अब हम ई का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें इस पर गाउस का नियम अप्लाई करना पड़ेगा। गाउस का नियम लगाने के लिए हमें एक गाउसीय पृष्ठ चाहिए होता है, क्योंकि गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम था कि फ्लक्स का मान, हम सबसे पहले एक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, उसके अंदर कुछ आवेश परिबद्ध करवाते हैं, तो फ्लक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि फ्लक्स का मान उस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें गाउसीय पृष्ठ चाहिए, उसके अंदर कुल कितना आवेश परिबद्ध है वो निकालना होगा। उसमें एप्सिलॉन 0 का भाग करेंगे तो हमारे पास फाई का मान आ जाएगा। हम हर एक गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम फाई का एक मान तो ज्ञात करते हैं गाउस के नियम से। ये हमारा एक मान आएगा गाउस के नियम से। दूसरा मान हम ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा क्या थी? फाई बराबर ई डॉट डी ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल को हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक फाई का और मान आएगा। हम दोनों तरीकों से फाई का मान ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे। जब बराबर कर देंगे तो ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और फिर हम इसको हल करके डी ए को उस साइड भेज देंगे तो हमारे पास ई का मान आ जाएगा। हर क्वेश्चन के अंदर यही मेथड रहेगा। फाई का एक मान गाउस के नियम से, फाई का दूसरा मान फ्लक्स की परिभाषा से, और दोनों समीकरणों को आपस में बराबर करना है। तो हम इसमें भी यही कर रहे हैं। हमने एक तार लिया, उसका जो आवेश घनत्व है वो कितना मान रखा है? हमने पहले ही लैम्डा माना हुआ है। इस पर इसके चारों तरफ हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। यहाँ पे हमने जो गाउसीय पृष्ठ माना है वो कैसा है? बेलनाकार। तो हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की और इस पर हम इसके 3 तरह के फलक हो गए। ये अलग टाइप का है, वृत्ताकार। ये भी वृत्ताकार है लेकिन इसकी दिशा नीचे की ओर है, उसकी दिशा ऊपर की ओर है। और ये एक वक्रीय पृष्ठ है। वक्रीय पृष्ठ, तो हमने 3 तरह के पृष्ठ होने के कारण से इस पे 3 अल्पांश मान लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर ये जब रखेंगे तो 3 टाइप के होने के कारण से हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना परिबद्ध है पहले वो ज्ञात करो, अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू फाई। तो गाउस का नियम लगाया। सबसे पहले हम गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू इसमें कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा? यदि हमने इसकी लंबाई L मान रखी है, ठीक है, तो सिग्मा क्यू का मान होगा, ये है एकांक लंबाई पर आवेश और ये है लंबाई। तो हम क्या करेंगे? लंबाई को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल आवेश का मान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये देख चुके हैं पहले ही कि क्यू लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो इससे
Q इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एल होगा। मतलब आवेश का मान ज्ञात करना है तो लैम्डा को एल से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लैम्डा इंटू एल कर दिया अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। कहाँ से आया, गाउस के नियम से। सेकंड हम ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा होती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। यदि बंद पृष्ठ है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये जो निशान है ये है समाकलन का, और इसके ऊपर सर्किल लगाया हुआ है, इसका मतलब है बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, मतलब ये चारों तरफ से बंद है। अब इस समाकलन को हल करने के लिए हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसको 3 भागों में तोड़ दिया। कैसे, ये ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ये हमने इसके 3 भाग कर दिए। किस लिए किए ये, फर्स्ट भाग इसके लिए, इस अल्पांश के लिए, सेकंड दूसरे अल्पांश के लिए, और थर्ड तीसरे अल्पांश के लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ई और डी ए का डॉट गुणा सोल्व करना है। ई और डी ए का डॉट गुणा सोल्व करने के लिए ई और डी ए की डायरेक्शन हमें मालूम होनी चाहिए, और ई और डी ए की जो डायरेक्शन है वो हमेशा समान नहीं है इस क्वेश्चन में। ई की डायरेक्शन और डी ए की डायरेक्शन यहाँ पे एक जैसी है, यहाँ पे लंबवत है, यहाँ पे लंबवत है, इसलिए एक समान हर बार नहीं है। तो हमें इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। अब फर्स्ट भाग के लिए साफ दिखाई दे रहा है कि ई की डायरेक्शन तो हमेशा समान रहेगी तार की लंबाई के लंबवत। ई की डायरेक्शन तो हमेशा रहेगी तार की लंबाई के लंबवत, जबकि डीए की डायरेक्शन इस अल्पांश के लिए ऊपर, इस अल्पांश के लिए नीचे, और इस अल्पांश के लिए इस दिशा में है। तो फर्स्ट के लिए ई जो है वो डीए के लंबवत है, सेकंड के लिए ई डीए के लंबवत है, थर्ड के लिए ई और डीए दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। फर्स्ट में लंबवत, सेकंड में लंबवत, थर्ड में समानांतर। इसका मतलब इसके लिए थीटा का मान कितना होगा, 90। इसके लिए थीटा का मान कितना होगा, 90। इसके लिए थीटा का मान कितना होगा, 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तब। तो ये हमने सोल्व किया, क्या आएगा, ई डी ए कोस 90, डॉट गुणा को सोल्व कर रहे हैं। इसके लिए क्या आएगा, ई डी ए कोस 90। थर्ड के लिए आएगा ई डी ए कोस 0, फाई की वैल्यू। अब कोस 90 की वैल्यू होती है 0, सेकंड वाले की भी 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये हो गया ई डी ए। इसको, इसमें से हम ई को बाहर निकाल सकते हैं, समाकलन होगा केवल डीए का। अब डीए क्या है, ये थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास। थर्ड वाला पार्ट था वक्र पृष्ठ। ये पहला वर्ताकार, ये दूसरा वर्ताकार, और ये तीसरा वक्र पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल का हमें समाकलन करना है। यदि इस अल्पांश का समाकलन करेंगे तो हमारे पास पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। और पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एल। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आई थी गाउस के नियम से, इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई फ्लक्स की परिभाषा से। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से दोनों के मानों को बराबर कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर दिया, क्या आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा
L अपॉन एप्सिलॉन 0। इसमें L से L कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, 2 और पाई ये यहाँ आ गए और साथ में R भी आ गया। इसे थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, के। अब यहां पे क्या क्या बच गया, 2 के लैम्डा और अपॉन में R। तो ये हमारे पास E की वैल्यू आ गई, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन R। इससे साफ पता चल रहा है कि जो E है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इस तार से हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे E का मान कम होता जाएगा। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में आ जाएगा E सदिश इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन R, और यहां हम एक R कैप लगा देते हैं। यदि हमें पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा R के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो हरेक ग्राफ में हम ज़्यादातर E को y एक्सिस पर और R को x एक्सिस पर रखते हैं। तो E और R के बीच में ग्राफ हमने क्या कहा कि E R के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा इसमें इस टाइप का, E व्युत्क्रमानुपाती R। तो ये हमारा टॉपिक था गाउस के नियम से आवेशित तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पहले हमने दिशा ज्ञात की, वो हमें पता चली तार की लंबवत दिशा में है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र का पहले हमने ई की दिशा ज्ञात की, जो कि हमें पता चला कि लंबवत दिशा में है। फिर हमने ई का मान ज्ञात किया, उसके लिए हमने पहले गाउसीय पृष्ठ माना, गाउस का नियम लगाया, फ्लक्स की परिभाषा लगाई, 3 टाइप के क्षेत्रफल होने के कारण से उसको 3 भागों में बांटा, उनमें से 2 हो गए 0, 1 बच गया। फाई का ये मान आया, फाई का ये भी मान था, दोनों को बराबर किया, उससे हमने ई का मान ज्ञात कर लिया और आर के साथ इसका रिलेशन दिखाया।